मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 7 का साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? इसमें से घटपर्णी है। घटपर्णी कीटों को पकड़कर अपना आहार बना लेता है। घड़े जैसा पौधा होता है। वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा अंग है? वसा जिसमें पूर्ण रूप से पाचन हो जाती है वह है क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। लोहे को जंग रखने के लिए कौन सी ऋतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? किस में सबसे ज़्यादा जंग लगने के चांस रहते हैं लोहे को? बरसात में। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश किसके द्वारा करती है? श्वास रंध्रों के द्वारा। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन से ऐंठन हो जाती है वह कौन सा है? वह है हमारा लैक्टिक अम्ल। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के आपको नाम बताने हैं? हल्दी और लिटमस। दो चालक पदार्थों के नाम? तांबा और एल्युमिनियम। अब आपको सही मिलान करने हैं। देखिए 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास जो हैं 5 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 आएंगे 1 वर्ड, ठीक है, 1 या 2 वर्ड। अब उसके बाद आएंगे 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस। इसको आपको मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा में टूटता है, वसा वसामल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनोमल में। प्रकाश संश्लेषण में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जो सौर ऊर्जा को लेता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं। क्या कारण है कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत मिल जाती है? क्या कारण है? ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है क्योंकि ग्लूकोज एक ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसमें यह गुण विद्यमान होता है कि यह रक्त में बहुत जल्दी से मिल जाता है और तुरंत ऊर्जा पैदा करता है। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में क्या अंतर है? प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में क्या अंतर है? प्रयोगशाला का 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप जो है ये माप सकता है प्रयोगशाला तापमापी, और वो 35 से 42 डिग्री तक माप सकता है। डॉक्टरी तापमापी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ये -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान यह प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी जो शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई विभंग नहीं होता और डॉक्टरी तापमापी में विभंग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल ये खट्टे होते हैं, क्षार जो हैं वो कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल माँ से याद कर लेना। नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार जो हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये छूने में तीखे होते हैं। ये छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं, ठीक है। और ये धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पानी देते हैं। क्रिया तो करते हैं लेकिन पानी देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसमें H पॉजिटिव आयन होता है, इसमें OH नेगेटिव आयन होता है। H पॉजिटिव आयन अम्ल में और क्षार में OH नेगेटिव आयन। इतने बहुत हैं। समझाइए कि लोहे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग से बचाव कैसे हो जाता है? जब हम उसे पेंट कर देते हैं लोहे के गेट पर तो नमी की ज़रूरत होती है जो उसे नहीं मिलती, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे उसका संपर्क कट जाता है। इसीलिए लोहे के गेट को जब हम पेंट कर देते हैं तो उसका जंग से बचाव हो जाता है, क्योंकि पानी और वायु दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को जंग लगने के लिए, ठीक है। वो दोनों से उसका संपर्क टूट जाता है, इसीलिए लोहे के गेट पर पेंट करने से जंग से बचाव हो जाता है। इसके बाद है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में आपको समानताएं और अंतर।
देखिए, पहले हम समानताएं लिखते हैं। समानताएं क्या हैं? दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है, चाहे वायवीय श्वसन है चाहे अवायवीय श्वसन है। वायु की उपस्थिति में हो रहा है, वायु की कम उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो रहा है। दोनों में जो है, दोनों का काम क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना है। दोनों में भोजन विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये समानताएं हैं। और अंतर क्या है? इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है या कम मात्रा में होती है। इसमें CO2 और जल बनता है अंतिम उत्पाद के रूप में। उसमें अल्कोहल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे? देखिए, जब हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने हैं तो क्या लेंगे? एक बीकर में हम थोड़ा सा जल लेंगे। जल ले लिया हमने, 1 कप जल, उसमें हमने HCl की कुछ बूंदें डाली, ठीक है। उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला। कॉपर सल्फेट मतलब नीला तोता, जो आपके घरों में पहले नील इस्तेमाल होता था, आरती नील, वो, ठीक है, वो हमने डालना उसमें शुरू कर दिया और उसको उबालने के लिए रख दिया, ठीक है। उसमें कॉपर सल्फेट डालते रहे जब तक कि वह घुलना बंद ना हो गया, तब तक हम उसमें डालते रहे। फिर उसे फिल्टर पेपर से छान लिया, फिर उसे एक जगह रख दिया और उसे हिलाना नहीं है जब तक वो ठंडा हो रहा है, उसे हमें हिलाना नहीं है। उसके कुछ समय बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण के प्रक्रम को आप उदाहरण देते हुए समझाइए। जब हम अम्ल और क्षार मिक्स कर देते हैं, अम्ल में क्षार मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास लवण और पानी बन जाता है। ये हमारा उदासीनीकरण है कि जब हम किसी अम्ल में कोई क्षार मिक्स करते हैं तो लवण और पानी बनते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा मुक्त होती है और साथ साथ लवण और जल बनते हैं। ये आपको लिख देना है, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस पानी। अब इसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण, अम्ल HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH आपने लिया तो NaCl बन गया, साल्ट, और पानी बन गया। ये हमारा साधारण नमक है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच जब अभिक्रिया हुई तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण। देखिए, चालन, संवहन और विकिरण जो हैं वो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं, जिसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। चालन आपने देखा है, जब हम कढ़ाई में कुछ गर्म करते हैं उसमें हमने पलटा, चिमटा, ये चीज़ रखी होती है, पलटा रखा होता है, तो वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो चालन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, कि जो उसके संपर्क में था कढ़ाई से धीरे धीरे ऊष्मा जो है यहाँ से चलते हुए लास्ट तक पहुंच गई और हम जब हमने टच किया पलटे को तो वो गर्म हो गया, उसे हम चालन कहते हैं। यह प्रायः ठोस में होता है। अब बात आ गई संवहन की। इस प्रक्रम में ऊष्मा के कण जो हैं वो स्रोत के पास आते हैं, ऊष्मा स्रोत के पास आते हैं और धीरे धीरे गर्म होते हैं। इसको हम संवहन कहते हैं। जो गैसें हैं और द्रव हैं वो इसी विधि से गर्म होते हैं। जैसे हमने पानी को उबलने के लिए रखा, पहले नीचे का पानी गर्म हो गया, वो गर्म होकर हल्का हो गया, ऊपर चला गया और ऊपर का नीचे आ गया, तो ये ऊष्मा के पास आ रहे हैं और धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, तो इसे संवहन, ये उसमें होता है, गैसों में होता है और द्रव में होता है। उसके बाद विकिरण होता है जिसमें बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे हम विकिरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सूर्य की किरणें हम तक आती हैं बिना किसी माध्यम के, उसे हम विकिरण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रोमंथी किसे कहते हैं? हमारे और इन पशुओं के पाचन में क्या अंतर? रोमंथी क्या हैं? जो शाकाहारी जंतु हैं, गायें हैं, जैसे आपने देखा है कुछ जंतु जुगाली करते हैं, पहले ये घास को फटाफट से जल्दी घास को हल्का सा चबाकर अपने आमाशय में जमा कर लेते हैं, जिसे हम रूमन कहते हैं। इस संग्रहित भोजन को ये छोटे छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा मुंह में वापस लाते हैं और फिर उसे चबाते रहते हैं, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं या रोमंथन कहते हैं। इन जंतुओं को हम रोमंथी कहते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो है वो हमारे और इन पशुओं के पाचन में ये है कि ये घास में जो सेलुलोज होती है उसे पचा सकते हैं और हम उसे पचा
नहीं सकते, कि घास में जो सेलुलोज होती है घास को ये पचा सकते हैं और हम उस घास को पचा नहीं सकते। ये सबसे बड़ा अंतर है। पोषण की विभिन्न विधियों का वर्णन की। देखिए, पोषण की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहले तो स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। स्वपोषी, विषमपोषी। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि दो विधियां हैं मेन तो, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इसके बाद जो है इसकी आगे विधियां हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं वो परजीवी हो गए, जैसे अमरबेल। मृतजीवी जो मरे गले सड़ों पर निर्भर करते हैं वो हो गए मृतजीवी, जैसे कुकुरमुत्त। ठीक है। विषमपोषी मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पौधे भी पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे हो गए। ठीक है। सहजीविता जिसमें दो जीव मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसे हम सहजीविता कहते हैं, जिसमें दो जीव मिलजुल कर रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।